सुबह पुतली घर पहुंची। असगरी ने पहली नज़र में ही सब कुछ समझ लिया। उन्नीदी आंखें, उतरा हुआ चेहरा, बिखरे हुए बाल। पुतली बिल्कुल बदल गई है, कोई और लड़की, पराई। ऐसा तो उस समय भी नहीं हुआ था जब पुतली सुल्तान के यहाँ महीनों रहने के बाद लौटी थी। असगरी के दिमाग में एक सवाल कौंधा था और तुरंत उसका जवाब, पुतली अब सिर्फ पुतली या एक लड़की नहीं रही है, वो औरत हो गई है, मादा। असगरी उसे देखकर मन से ही नहीं, आंखों से भी भारी हो उठी। उसका ख्याल था कि पुतली उसके सामने आते ही पैरों पर आ गिरेगी, कमर में लिपट कर बिलख उठेगी और वो सब जिसे असगरी ने अनुमान में समझा सोचा है स्वीकार करते हुए कहेगी, मैं लुट गई मैयो, मैं बर्बाद हो गई, मेरी आबरू। और उत्तर में असगरी का झुर्रियों भरा हाथ उसके माथे और चेहरे पर घूमने लगेगा। वो कुछ कहना चाहेगी, पुतली को दिलासा देना चाहेगी, पर शब्द रुलाई में पिघलकर बह जाएंगे। वो कुछ नहीं कह पाएगी, न दिलासा दे सकेगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। असगरी आश्चर्य से उसका चेहरा देखती ही रह गई। बिल्कुल अजनबी, नया चेहरा, उदासी और दर्द के बावजूद एक कठोरता। ऐसी कठोरता तो कभी नहीं रही इसके चेहरे पर। पुतली आई, उसने असगरी की ओर देखा, इस तरह जैसे असगरी भी उसके लिए अजनबी है, और खामोशी से एक और जा बैठी, जैसे सोकर उठी है। असगरी पूछना चाहती थी क्या हुआ उस हरामी दरोगा ने, पर असगरी ने सवाल किया, हो गए बयान? हाँ, पुतली से अलग कोई बोल रहा है। असगरी चुप हो गई। वो पुतली है, लजीली, सुकुमार, जरा सी फप्ती पर गुलाब के फूल की तरह मुरझा जाने वाली पुतली? नहीं, शायद नहीं है। सामने बैठी औरत सिर्फ औरत है। कुछ देर पुतली वैसी ही खामोश बैठी रही और फिर घर के कामकाज में जुट गई। सुबह, दोपहर, शाम। असगरी आश्चर्य और घबराहट का सम्मिलित भाव चेहरे पर लिए सारे दिन उसे देखती रही। इस बीच उसने कई बार अपने मन को झूठ के बुरके में बंद कर लेना चाहा था। कुछ नहीं हुआ होगा, सिर्फ बयान। पर नहीं, कुछ हुआ है ऐसा जिसने पुतली को बदल दिया है। न सिर्फ बदला है, बल्कि उसे मार डाला है। और उसकी जगह उसका प्रेत सारे घर में दौड़ दौड़ कर काम करता हुआ बार बार असगरी को धोखा दे रहा है कि वो पुतली है। शाम भी गुजर गई और रात के साथ ही लालटेन बुझाकर पुतली इस तरह सो गई जैसे नशा कर लिया था उसने। असगरी आधी रात के बाद तक जागती रही। क्या सचमुच पुतली सो रही है? उसे नींद आ गई है? खर्राटे नहीं हैं, हालांकि होने चाहिए थे। पिछली सारी रात ही जागी हुई है वो। खर्राटे जरूर होने चाहिए थे। असगरी कांप गई। एक बार गांव के जवान चौधरी का बेटा मर गया था और चौधरी भी इसी तरह आंसू पी गया था। बिल्कुल बदल गया था वो। और फिर एक दिन इसी तरह सोता रह गया था, बिल्कुल इसी तरह जैसे पुतली। ए पुतली! न जाने किस तरह मन से अलग संचालित होकर असगरी पुतली के पास आ गई थी। ए पुतली! और असगरी अपने बिस्तर पर लौट आई। उस चौधरी का दिल ही कमजोर था, गले टमाटर की तरह फिस से बैठ गया। उसने आश्वस्त होकर अगले पिछले ख्याल दूर घर की देहरी से बाहर उलीस दिए और खामोशी से बिस्तरे पर लमलेट हो गई। पलकों में कुछ गड़ने लगा था, शायद नींद। सुबह के साथ ही हवलदार आ खड़ा हुआ। दरोगा जी ने पुतली को बुलवाया है। वो दंदनाता हुआ भीतर आ गया। बिल्कुल रसोई में पुतली रोटियां सेंक रही थी। असगरी पड़ोस के घर में गई हुई थी। क्या है? पुतली ने सवाल किया और हवलदार ने दोबारा अपनी बात कह सुनाई। नहीं नहीं, पुतली नहीं आएगी। असगरी ने दरवाजे में घुसते ही सारी बात सुन ली थी और जी कड़ा कर हवलदार को सुना दिया था। बयान हो चुके हैं, अब बार बार इसे बुलाने की क्या ज़रूरत है? हवलदार ने उसे समझाया, असगरी बाई, कानूनी काम में दखल नहीं देना चाहिए। दरोगा जी ने पुतली को बुलवाया है तो उसे जाना ही पड़ेगा। सरकारी मामले ऐसे ही होते हैं। असगरी ने चिढ़कर कहा, सरकारी मामले ऐसे नहीं होते कि औरत जात को बिना कसूर थाने में रात रात भर बंद रखा जाए। मैंने कह दिया है, पुतली नहीं जाएगी। दरोगा जी को कुछ पूछताछ करनी है तो यहीं आ जाएं। हवलदार बोला, तेरी तो मति फिर गई है। दरोगा तेरे घर पर आएगा? सरकारी अफसर की बेइज्जती कर रही है। मैं कहता हूँ बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी तू। अब और क्या मुश्किल होगी? असगरी चिढ़ी। सारे ज़माने में हमारी आबरू उतार दी तुम लोगों ने। अब तो बस यही सोचे बैठे हैं कि आगे एक दिन जो होना है सो अभी हो जाए। तो पुतली को नहीं भेजेगी तू? हवलदार का स्वर बदल गया। हाँ, कठोरता के साथ असगरी ने उत्तर दिया। फिर हमें दोष मत देना, हवलदार ने कहा। तेरी इज्जत का ख्याल करके ही मैं कह रहा था कि चुपचाप सरकारी हुक्म पूरा कर दे, पर अब जब तू मानती ही नहीं तो मैं लाचार हूँ कि उसे ज़बरदस्ती पकड़ ले जाऊँ।
दरोगा जी का हुक्म तो बजाना ही पड़ेगा। वो वापस जाने लगा तभी पुतली आ गई। मैं चलती हूँ। हवलदार पुतली को लेकर चला गया। जब पुतली ही किसी की बात नहीं सुनती तो असगरी क्या कर सकती है। वो चुपचाप उसे जाते देखती रही थी। करीब 2 घंटे बाद पुतली लौटी। उसके गालों पर अंगुलियों के निशान थे और चेहरे पर हल्की हल्की सूजन नजर आ रही थी। बगैर पूछे असगरी फिर सब कुछ समझ गई। वो उससे कुछ कहना भी चाहती थी पर पुतली इतने जुल्म हो रहे हैं और एक बूंद आंसू गिराने को तैयार नहीं है। नौटंकी के मंच पर थिरकने वाला लोचदार शरीर पत्थर की तरह सख्त हो गया है और हमेशा नशा फैलाने वाली आंखों में एक रिक्तता आसमाई है। असगरी समझ नहीं पा रही है क्या हो गया है इसे। वो दिन बीत गया था और भी कई दिन बीत गए थे। पुतली के गालों पर उभरी सूजन बैठ गई थी और उसे फिर उभार दिया गया था। उसकी आंखों में जन्मी रिक्तता गहरी और गहरी होती चली गई थी और बुलावे बढ़ते गए थे। सुबह शाम रात और फिर सुबह शाम और रात। हर दिन एक ही सवाल, जिसमें से लेकर मन की परतों तक को भेदता हुआ सवाल, सुल्तान कहाँ है? वो किन किन जगहों पर रुकता है? किस किस से मिलता जुलता है? लातें जूते घूसे। कुछ दिनों पुतली चीखती थी और फिर ये चीखना विरोध करना भी बंद हो गया। सब कुछ एक दिनचर्या की तरह ग्रहण कर लिया था उसने। जैसे जैसे लातों जूतों का वेग बढ़ा पुतली और सख्त हो गई थी। थक गया श्यामराव, और सिर्फ वही नहीं, थाने का हर सिपाही थक गया। पुतली की पीठ पर कुछ दिनों लाल नीले निशान बनते भिड़ते रहे और हर निशान सुल्तान और बीहड़ों की याद बनकर गहरे तक उसके शरीर और मन में समाता गया। बीहड़ों का वो एकांत अंधेरा क्या फिर लौट सकता है? काश ऐसा हो सकता। ऊब गई है वो गांव के उजाले से। कितने महीने हो गए हैं? शायद 5। इन 5 महीनों में ही पुतली को लगने लगा है 500 साल रह ली है। सामाजिक उपेक्षा और दमन चक्र के 5 साल। सुल्तान ने इस बीच कोई खबर नहीं भेजी, भेज ही नहीं सका। जब से पुतली गांव वापस लौटी है तब से इस सारे इलाके पर पुलिस बरसाती बादलों की तरह फैल गई है, दूर बीहड़ों के पार तक। बीच में एक बार खबर मिली थी पुतली को। सुल्तान सिंह ने कोई डाका डाला था और सारे गांव में चांदी के कलदार लुटाता हुआ चला गया था। कलदार। पुतली गहरी सांस खींचकर रह गई। कलदारों के लिए उसने नौटंकी तो दूर, विवाह उत्सवों के मौके पर सैकड़ों की भीड़ के बीच अकेले नाचना शुरू कर दिया है। वे पैर सस्ते ढंग से नाचते थिरकते हैं जिन्हें कभी रुई के फाहों की तरह सुल्तान ने संभाला था। वे आंखें गंदे इशारे पीती और पचा जाती हैं जिनकी पलकों को उस दिन सुल्तान ने दोनों हथेलियों से बंद करते हुए कहा था, तू ऐसे मत देखा कर मेरी तरफ। क्यों? मेरे जीने की इच्छा बढ़ जाती है, मुंह होने लगता है जिंदगी से। तेरी सौगंध। सुल्तान ने लंबी लंबी बाहें फैलाकर उसे लपेट लिया था और उसके गरम गरम होंठ पुतली के होंठों पर जा चिपके थे। माथे पर कुमकुम की बड़ी टिकिया रखने लगी थी वो। अब भी रखती है, पर लगता है इस टिकिया के बीच में काजल का एक धब्बा आ चिपका है। श्यामराव, छोटा थानेदार, हवलदार और न जाने कितनी बारातों के बुलावे, वहाँ गुजरी रातें, काजल का एक धब्बा। टीके में लगा धब्बा बड़ा होता है, फैलता जाता है, इतना कि पुतली ढक जाती है उसमें। और इसी ढकी हुई पुतली के भीतर अंधेर है। अंधेर में फैले हुए बीहड़ मीलों और कोसों तक। बीहड़, अंधेरा, पुतली। सुल्तान कहाँ है? और कुछ ही दिनों की कोशिश के बाद उसने सुल्तान का पता लगा लिया था। गांव का मास्टर मुरैना से घर आ रहा था। रास्ते में सुल्तान सिंह मिल गया था। राम राम दुआ सलाम के बाद उसने पुतली के बारे में पूछताछ की और मास्टर ने सब सुना दिया था। पुतली पर हो रहे जुल्म और उनका एक सिलसिला सुल्तान ने कहलवाया था। उससे कहना 12 नंबर पर चली आए, 4-5 दिन वहीं रुकूंगा। 12 नंबर? पुतली जानती है सब। सुल्तान कहाँ कहाँ रुकता है और उन जगहों के क्या क्या नाम है। वो चली जाती, पर कैसे जाए? क्यों? पुलिस का घेरा पड़ा है इसलिए? मास्टर ने पूछा था। नहीं, पुतली बोली। फिर? अभी साल खाड़ तक मैं कहीं नहीं जा सकती, पुतली ने बेबसी से कहा। तो मास्टर कुरेदने लगा। क्या बात है? उसे डर था अगर पुतली न पहुंची तो सुल्तान सिंह समझेगा मास्टर ने खबर पहुंचाई ही नहीं। बंदूक वाला हाथ मास्टर के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। पुतली अब क्या जवाब दे उसे? उसने पास बैठी असगरी की ओर देखा, जैसे कहा हो बता दो इसे, और फिर उठकर भीतर चली गई। असगरी ने उसके जाते ही बताया, गुरुजी पुतली के पांव भारी हैं, ठाकुर तक ये खबर पहुंचा दो। ओह, मास्टर बोला, मगर मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम कि सुल्तान ठाकुर किस जगह हैं।
उन तक खबर पुतली बता देगी, पर ये समझना भैया कि बागी और बीमारी दोनों का भरोसा नहीं होता, इन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। सो तुम निश्चिंत रहो, मास्टर ने कहा। पुतली भीतर से लौट आई थी। मास्टर जी 12 नंबर पर खबर पहुंचाकर जब लौटे तब पुतली के नाम एक संदेशा भी ले आए थे। कुछ दिन और धीरज रखे, फिर सब ठीक हो जाएगा। पुतली धीरज रखे रही हर हालत में। आए दिन पुलिस पार्टियों के दौरों और थाने के बुलावों के बावजूद ज्यों त्यों कर पुतली ने वक्त काटा। बीहड़ों से लौटकर ये 7 महीने कैसे कटे हैं और पुतली अभी भी जिंदा है, ये सोचती और आश्चर्य से भर उठती। इधर 1 महीने से वो कोई काम नहीं कर सकी। चारपाई पर पड़ी पड़ी गांव में होने वाली टिप्पणियां और पुलिस दबिश की गालियां धमकियां ही सुनती रही है। अभी अभी एसएएफ की एक टुकड़ी सतझरी से निकली थी। दरोगा ने पुतली से मुलाकात की। कोई और दिन होता तो उसे थाने पर ही बुलवा लिया जाता, पर इन दिनों पुतली चल फिर नहीं पाती। उसके भारी पांव हल्के हो गए हैं। एक लड़की को जन्म दिया है उसने। दरोगा ने मुस्कुराकर पुतली को देखा था कि अपनी मोटी मोटी आंखें पुतली की बाहों के करीब लेटी बच्ची की ओर गड़ाई थी और सवाल किया था, क्यों, लड़की हुई है? सुल्तान ने इसके लिए क्या भेजा है? बेहुदा सवाल, पुतली क्या उत्तर दे? अक्सर ये लोग इसी तरह के ऊल जलूल सवाल करते हैं और पुतली हमेशा ऐसे सवाल इसी तरह चुप रहकर पी जाती है। दरोगा उसे समझाने लगा, वही चाशनी में लिपटी हुई कड़वी घूंट वाली गोलियां। पुतली, हम तेरे भले की कहते हैं। सुल्तान जब तक बंद नहीं होगा या मारा नहीं जाएगा तब तक तू इसी उलझन में पड़ी रहेगी। अब तू सिर्फ औरत नहीं है, माँ भी है। इस नन्ही सी बच्ची का ख्याल कर और सब कुछ बतला दे। तेरी जिंदगी भी सुख चैन से कट जाएगी और इस बच्ची की भी। पुतली फिर चुप ना रहे तो क्या उत्तर दे? हर बार एक ही सवाल। पिछले हर दिन यही सवाल ओढ़कर ये खाकी वर्दी वाले आते रहे हैं और इसी तरह चुप में उत्तर लेकर लौट गए हैं। दरोगा ने बहुत कुछ कहा और फिर हमेशा की तरह वो भी धमकियों पर उतर आया। ठीक है, सुल्तान का कुछ नहीं, उसे तो पुलिस एक न एक दिन बीहड़ों में चटका ही देगी, पर तू घुट घुट कर मरेगी, पीठ पर बूटों के निशान लिए हुए, और साथ में इस पाप की कमाई को भी बुरे दिन देखने पड़ेंगे। पुतली की तबीयत हुई उठकर उसके गाल पर थप्पड़ मार दे। पाप की कमाई कह रहा है बच्ची को, पर कितनी अवश है वो। सब कुछ सुन सोचकर भी कुछ नहीं कर पा रही है। 7 महीने हर दिन हर क्षण पुतली के मन में विद्रोह का भाव एक लपट बनकर उठा है और घुटकर रह गया है। पुलिस पार्टी लेकर दरोगा लौट गया था और पुतली सुलगती रह गई थी। उसने बच्ची पर हाथ फेरा था। बस कुछ दिनों का धीरज और फिर सब ठीक हो जाएगा। पाप की कमाई, गांव, समाज और पुलिस की ओर से मिला एक नया आरोप। ईश्वर और धर्म का नाम लेकर पुतली ने सुल्तान को स्वीकार किया है। सौगंधें उठाई हैं और फिर भी बच्ची कुनमुनाने लगी और पुतली ने उसे छाती से भींच लिया। शायद ठीक ही कहते हैं ये लोग, पुतली ने सोचा। उस दिन सुल्तान की माँ के पास खबर भेजी थी असगरी ने, पुतली ने बिटिया जन्मी है, सुल्तान सिंह का खून है। सुल्तान सिंह का खून। और रुक्मिन ने खबर पहुंचाने वाले को दसियों खरी खोटी सुना दी थी। सुल्तान का खून इतना गंदा नहीं हो सकता कि नाचने वाली छोटी जात की औरत के गर्भ से जन्मे। पुतली जी मसमोस कर रह गई, आज भी रह गई है। बेटी जन्मी थी और गीत न गाए गए थे, न 4 लोग खुशियां व्यक्त करने आए थे। क्यों आए? नाचने गाने वाली का क्या धर्म ईमान? इस गांव में सुल्तान के भी 4 नाते रिश्तेदार हैं, वे भी नहीं आए। क्यों आए? बड़ी जात वाले, पर्दे में बंद घर, घूंघटों में कैद बड़प्पन। पुतली सिर से पैर तक जलने लगी है। धीरज कब तक ठंडा रख पाएगा उसे? बीहड़ों का अंधेरा फिर प्यारा लगने लगा है। आग नहीं बुझ पा रही है। 100 लपटें, बड़े घरों और घरों में बंद चेहरे, ऊंची जात वालों के हिमालय तक उठे हुए सिर, पुलिस की गोलियां। पुतली अधिक दिनों तक धीरज नहीं रख पाई। एक विस्फोट हुआ था उसके मन में। बच्ची 3 महीने की ही हो पाई थी और पुतली ने उसे अंतिम बार चूमकर बिस्तरे पर लिटा दिया था। बस अब नहीं सहा जाता। लपटें छाती फाड़कर बाहर जो आ गई हैं। बारिश शुरू ही हुई थी। पुतली उस रात देर तक जागती रही। कमरे में गुप्त अंधेरा फैला हुआ था और असगरी बरामदे में चारपाई डालते ही हल्के हल्के हवा के झोंके खाकर गहरी नींद में डूब गई थी। अब नहीं सहा जाता। अभी सप्ताह भर हुआ। पुतली ने बेटे को नाम दे दिया है तन्नो। लचीला मुलायम बदन, मीठी मीठी लोरियों जैसी मुस्कुराहट। तन्नो एक खूबसूरत सपने की तरह इस अंधेरे में पड़ी है। पुतली ने एक बार नीचे झुककर उसे फिर चूमा।
तन्नू ने करवट बदली और पुतली को लगा चल देना चाहिए। अगर ये जाग गई तो शायद पुतली बन जाएगी और उस बंधाव का मतलब होगा एक और दिन। सैकड़ों उपेक्षा भरी निगाहें, ऊल जलूल सवाल, पुलिस की गालियां और मारपीट। एक झोंकी की तरह वो वेगपूर्वक घर के बाहर आ गई। चारों ओर खामोशी थी। पुतली की रीति गोद की तरह सूनापन। उसका मन हुआ था मुड़े, एक बार असगरी को देख ले, शायद अब नहीं लौट पाएगी। पर नहीं, अभी बूंदें हल्की हैं, रास्ता सुनसान। इससे अच्छा वक्त और कोई नहीं हो सकता। उसने पगडंडी पर पैर डाल लिए। ये खत्म हुई और बीहड़ शुरू हो जाएंगे। बीहड़ जहाँ उसे सुल्तान मिलेगा, शांति मिलेगी और आसरा। कई बार न चाहकर भी कितने अजीबो गरीब आसरे ढूंढने पड़ते हैं। इस आसरे के लिए लाचार हो गई है पुतली। बीच में असगरी ने सलाह दी थी किसी बड़े शहर में रहें, दिल्ली, बम्बई या कलकत्ता। पुतली ने समस्या रख दी थी, करेंगे क्या, कैसे गुजर होगी। बड़े शहरों में नौटंकियों या नाच का कोई काम है नहीं। असगरी चुप हो गई थी। ठीक ही तो कहती है पुतली, दिल्ली या बम्बई में क्या करेंगी वे। वो कहना चाहती थी पेशा, जिस्म का पेशा, पर नहीं कह सकी। ये जानते हुए भी कि इस गांव और पुलिस ने पुतली को पेशे की स्थिति तक ला दिया है, मगर वो मुंह खोलकर अपनी बेटी से कैसे कह सकती है ये। और सवाल फैलता गया था दिल, दिमाग और घर के सारे माहौल में। जिंदगी इस तरह कैसे निभ पाएगी। रोज पुलिस के दौरे, गालियां, मारपीट, पास पड़ोस और नाते रिश्तेदारों के उलाहने, व्यंग्य। कोई हल नहीं है, कोई सुझाव नहीं सूझता। दिन का हर क्षण पुतली और असगरी के सामने ये सवाल सीने पर लिए घूम रहा है, कैसे वे कैसे बचें इन सबसे। और पुतली को बीहड़ों में उतरते ही हंसी आ गई, दर्द में डूबी हुई हंसी। असगरी कल्पना भी नहीं कर सकती थी पुतली इतना विचित्र और अपने आप में एकदम नया हल ढूंढ निकालेगी। बीहड़, पुलिस और समाज की तंगदिली से बचाव के एकमात्र मर्दाना आश्रय। पुतली के पैरों पर चिकनी मिट्टी के लौंदे चढ़ाए थे और हर कदम के साथ उसे फिसलन से बचना पड़ रहा था। मील भर से अधिक रास्ता पार कर आई है वो। अब टॉर्च से रोशनी की जा सकती है। अंधेरे में अब तक उसने बहुत संभल संभल कर कदम रखे थे। इस बीच उसकी गति भी बहुत कम रही। टॉर्च का बटन दबा और रोशनी का गोला उसके आगे आगे रास्ते पर लुढ़कने लगा। बारिश बंद नहीं हुई थी। बारीक बारीक बूंदें अब भी झिर रही थीं, बड़े शहरों के अच्छे घरों में लगे नहाने के फुव्वारों से झरती बूंदों की तरह। ओढ़नी को छेदती हुई पानी की बूंदें पुतली की अंगिया के भीतर तक पहुंच गईं। हवा के कुछ झोंके खिलखिलाते हुए उसके इर्द गिर्द से गुजरे और एक सिहरन पुतली के शरीर और मन पर छा गई। दूर आंखों की परिधि के पार तक बीहड़ और छोटी छोटी दरारें फैली हुई हैं। लुढ़कते हुए गोले के बीच बीच में वे स्पष्ट हो उठती हैं और पुतली को लगता है ये सुल्तान के हजार हजार हाथ हैं उसकी अगवानी में उठे हुए, और हर तरफ से एक गूंज उठ रही है सुल्तान की आवाज़ में। पुतली ने चाल की गति बढ़ा दी। एक बार फिसल भी गई वो और बाएं धड़ का करीब करीब पूरा हिस्सा गीली मिट्टी में सन गया। घुटने में हल्का सा दर्द उठाया। तन्नो, मुमकिन है जाग गई होगी वो। आधी रात को उठकर दूध के लिए ठुनठुना उठती है, नन्हे नन्हे हाथ आसमान की ओर उठाकर। पुतली उसके मुंह में दूध दे देती है और फिर वो सो जाती है। रोशनी के गोले पर सवार पुतली को लगा उसको छातियों के बीच नन्ही नन्ही अंगुलियां कुल बुला रही हैं। बारिश अभी भी हो रही है। बूंदों में वेग नहीं है, पर वे झर रही हैं। पिछले 3 दिनों से इसी तरह झर रही हैं और न जाने कितने दिनों तक झरती जाएंगी। फिर कुछ झोंके उठेंगे और जोर से बरसात होगी। सारे बीहड़ भीग जाएंगे। फिर जोर की बारिश महीनों तक एक क्रम। छाती के बीच तन्नों की नन्ही नन्ही उंगलियां कुलबुलाती हैं और खामोश हो जाती हैं। पुतली चलती जा रही है। बीहड़ों का रास्ता ठीक से याद नहीं है, पर एक अनुमान है वापसी भी इसी रास्ते से की थी सुल्तान ने। संभव है कुछ भटक ना पड़े। सुबह बड़ी हलचल मची। असगरी अलग सुबह घर और गांव गलियों के कई चक्कर खाने लगी। पुतली आई थी क्या? इतने सवेरे सवेरे कहाँ चली गई? इस तरह तो कभी जाती न थी। हर घर, देहरी, दरवाज़ा। पुतली कहीं नहीं है, शायद भाग गई। असगरी ने तन्नों को सीने से भींच लिया। हे मेरे भगवान, क्या क्या दिन देखने हैं अभी। तन्नों ने जो रुलाई शुरू की तो बंद होने पर ही ना आती थी। भूखी है। अब आंचल का दूध कौन पिलाएगा? 3 महीने की लड़की है कुल, न जाने बच सकेगी या नहीं। निर्मोही पुतली, तू माँ है या पत्थर? जैसे तैसे गाय के दूध में पानी मिलाकर पिलाए जाने पर वो बंद हुई।
गांव की हवा में कुछ फुसफुसाहटें तैरने लगीं। ख्याली पतंगे। शायद रात को सुल्तान आया होगा और पुतली को ले गया।